की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इस बार राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम रजतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जो 6 नवंबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक चलेगा। उत्तराखंड 9 नवंबर को 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। देवभूमि रजतोत्सव कार्यक्रमों की रूपरेखा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में तय किया गया। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस सहित अनेक कार्यक्रम 12 नवंबर तक भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे। रजतोत्सव कार्यक्रमों में युवाओं, महिलाओं, किसानों, कारीगरों, पर्यावरणविदों और राज्य आंदोलनकारियों को शामिल किया जाएगा। रजतोत्सव में उत्तराखंड की विकास गाथा से जुड़े लोगों की सक्रिय भागीदारी और सभी के विचारों को महत्व दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही ये राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाले देश की सबसे बड़ी नदियों में से एक गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य में बहुत समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें ग्लेशियर, नदियाँ, घने जंगल और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां शामिल हैं। इसमें 4 सबसे पवित्र हिंदू मंदिर भी हैं, जिन्हें उत्तराखंड के 4 धाम के रूप में भी जाना जाता है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। राज्य की राजधानी देहरादून है। 24 वर्षों में राज्य के सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। अलग राज्य बनने के बाद लगभग 32 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। सरकारी पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये एक बड़ी चुनौती है। पलायन के बाद उत्तराखंड के 1702 गांव वीरान हो चुके हैं। 1000 गांव ऐसे हैं जहां 100 से कम लोग बचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 50% लोग रोजगार के कारण पलायन करते हैं। 15% शिक्षा, 8% स्वास्थ्य सुविधा की वजह से पलायन कर चुके हैं। उत्तराखंड को देखने और समझने के लिए देहरादून और ऋषिकेश से अलग हटकर देखना होगा। चिपको आंदोलन से लेकर भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को अपने गोद में समेटे इस राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। नवगठित उत्तरांचल की अंतरिम सरकार के पहले वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 मई 2001 को जब राज्य का पहला बजट पेश किया था, तो उसमें कुल व्यय 4505.75 करोड़ और राजस्व प्राप्तियां 3244.71 करोड़ प्रस्तावित थी। राज्य गठन के समय उत्तरांचल को लगभग 1750 करोड़ का घाटा विरासत में मिला था और अंतरिम सरकार ने 10 करोड़ के ओवरड्राफ्ट के साथ अपना काम शुरू किया था। नए राज्य को विरासत में भारी भरकम कर्ज भी मिला था, जबकि 15 मार्च 2023 को मौजूदा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2023 से 24 का सालाना बजट पेश किया, तो उसमें कुल व्यय 77,407.08 करोड़ और राजस्व प्राप्तियां 76,592.54 करोड़ प्रस्तावित थी। उत्तरांचल के नाम से जन्म लेने वाले उत्तराखंड के बजट की इतनी बड़ी छलांग नए राज्य की प्रगति की ओर इशारा करता है। ऐसे में आज अगर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता और केदारनाथ की जैसी आपदाएं न आती, तो ये राज्य इससे भी कहीं अधिक तरक्की कर चुका होता। उत्तराखंड के जन्म के समय राज्य को विरासत में भारी भरकम घाटा और कर्ज मिलने के साथ ही 11वें वित्त आयोग से भी पूरा न्याय नहीं मिला था। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने हिमालयी राज्यों के साथ ही उत्तरांचल को भी 1 मई 2001 को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया। राज्य को औद्योगिक पैकेज भी मिला, जिससे राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास के साथ राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गई। वर्ष 2022 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में 12वां वित्त आयोग गठित हुआ, तो नुकसान की काफी हद तक भरपाई हुई। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का टैग उतारकर उत्तराखंड के नाम से
जाने जाने वाला ये राज्य विकास यात्रा में राजनीतिक अस्थिरता और केदारनाथ जैसी आपदाओं के कारण व्यवधान अवश्य रहे, फिर भी विशेष श्रेणी का दर्जा, औद्योगिक पैकेज और नए राज्य के प्रति केंद्र सरकार की सहायता के चलते इन 24 वर्षों में राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय ने भी आश्चर्यजनक छलांगे लगाई हैं। राज्य की जीडीपी 3.33 लाख करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 2,33,565 तक पहुंच गई है, जबकि 1,999.2000 में राज्य के प्रति व्यक्ति आय मात्र 14,086 रुपए और जीडीपी लगभग 1.60 लाख करोड़ के आसपास थी। वर्ष 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार ने सत्ता संभाली तो उस समय बैंकों का ऋण जमा अनुपात मात्र 19 था। मतलब ये कि बैंक जनता से 100 रुपए जमा करा रहे थे तो मात्र 19 रुपए यहाँ कर्ज दे रहे थे, बाकी धन का कहीं और व्यवसायिक उपयोग कर रहे थे। आज की तारीख में ये ऋण जमा अनुपात 51 तक पहुंच गया है। अब 100 में से 51 रुपए लोगों को काम धंधा चलाने के लिए दिए जा रहे हैं। पहाड़ों में ऋण जमा अनुपात अब भी चिंताजनक स्थिति में है। एलोपैथिक अस्पताल की संख्या तब से अब 553 से 716 हो गई है। आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या 415 से 544 हो गई है। जन्म दर 19.6 से घटकर 16.6 और बाल मृत्यु दर 6.5 से घटकर 6.3 तक आ गई है। वर्ष 1999 में नेशनल हाईवे से लेकर जिला और ग्रामीण मार्गों की लंबाई 14,976 किलोमीटर थी। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण मार्गों की लंबाई 40,457.29 किलोमीटर तक पहुंच गई है। वर्ष 2001 से 2 की सरकारी सांख्यिकी डायरी के अनुसार उस समय राज्य में 191 उद्योग स्थापित थे, जिनमें से 69 के बंद होने से कुल 122 ही उद्योग शेष रह गए थे। अब 2021 से 22 की सांख्यिकी डायरी के अनुसार राज्य में वृहद उद्योगों की संख्या 329 तक पहुंच गई है। बड़े उद्योगों के अलावा राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या 73,961 हो गई है। पहाड़वासी अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए अनुच्छेद 371 की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उद्योग के नाम पर पहाड़ियों की जमीनों की खुली लूट मची हुई है। वर्ष 2003 में जो भू कानून बना था उसका 2017 के बाद निरंतर क्षरण हो रहा है, जिसके कारण पहाड़ की जनसांख्यिकी बदल रही है। राज्य में कृषि जोतों का आकार निरंतर घटता जा रहा है। वर्ष 1995 से 96 में राज्य में 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जोतों का प्रतिशत 3.1 था, जो कि 2021 से 22 तक 1.64% रह गया। इसी तरह 2 से 4 हेक्टेयर आकार की जोतें 8.7% थी, जो घटकर 6.59% रह गई हैं। राज्य में 2015 से 16 में कुल कृषि जोतें 9,12,650 थी, जिनमें 6,75,246 पहाड़ की और 2,37,404 मैदान की थी। इनमें से टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में 6.49% जोतें घट गयी। मैदानी क्षेत्रों में जोतों की संख्या में 5.25 की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में खेती का दायरा घटता जा रहा है। वर्ष 1998 से 99 में राज्य में कुल शुद्ध या वास्तविक बोए गए क्षेत्र को 7,84,113 हेक्टेयर था, जो कि अब 2020 से 21 में केवल 6,20,629 हेक्टेयर रह गया है। इसका मतलब है कि इन 24 सालों में उत्तराखंड का 1,63,488 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र घट गया है। इतने बड़े पैमाने पर खेतों का सिमट जाना कृषि के प्रति लोगों की अरुचि और बड़े पैमाने पर पलायन की ओर इशारा है। खेतों की उर्वरकता घटने और जंगली जानवरों द्वारा किए जाने वाले भारी नुकसान के कारण भी लोगों में खेती का मोह बहुत घट गया है। पहाड़ी राज्य में नई शिक्षा नीति का भी सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता पर स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। राज्य गठन के समय जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 12,791 थी। 2021 से 22 में स्कूलों की संख्या 13,422 हो गई, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या घटी। विद्यार्थियों की संख्या 11,20,218 से घटकर 4,91,783 रह गई थी।
विद्यार्थी घटे तो शिक्षक भी 28,340 से घटकर 26,655 रह गए। राज्य गठन के समय सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 2,970 थी। अब सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 5,288 हो गई है, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या 5,47,009 से घटकर 5,04,296 रह गई है। केंद्र सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तराखंड में साल 2021 से 22 में बेरोजगारी दर 7.8% रही है। हालांकि 2022 से 23 में बेरोजगारी दर के आंकड़ों में गिरावट आई है। राज्य गठन के समय सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3,08,868 थी, जो कि 2021 से 22 में 8,39,679 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि जब उत्तराखंड के लोग अपना रजत जयंती वर्ष मनाएं, तो ये प्रदेश सबसे खुशहाल प्रदेश कहलाए। आज ही के दिन वर्ष 2000 में यूपी से पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर उसमें तराई के उधम सिंह नगर और हरिद्वार को शामिल करते हुए उत्तरांचल राज्य की स्थापना केंद्र की अटल सरकार ने की थी। उस दौरान पहाड़ी राज्य की उम्मीदें और समस्याएं भी पहाड़ जैसी ही थी। राज्य में सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनी और नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने। फिर भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी सरकार की बागडोर संभाली, लेकिन पहला विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई। कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। तिवारी सरकार के जाते ही बीजेपी के भुवन चंद्र खंडूरी ने सरकार बनाई। 2 साल बाद खंडूरी की जगह रमेश पोखरियाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2.5 साल बाद पुनः खंडूरी को सत्ता दी गई, लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। कांग्रेस की विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। अगला चुनाव आया तो बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी 57 सीटों के साथ फिर से एक बार राज्य में सरकार बना ली। मोदी की करिश्माई छवि पर विश्वास कर राज्य के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने त्रिवेंद्र की जगह तीरथ रावत को सीएम बनवाया। फिर तीरथ की जगह पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया, जो अब तक मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता ये सबसे बड़ी समस्या रही है। हमेशा से ही केंद्र सरकार के भरोसे ही राज्य सरकार चलती रही। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार की उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ की योजनाओं ने राज्य की प्रगति में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन से यहाँ की 4 धाम यात्रा को गढ़वाल का आर्थिक चक्र मानते हुए ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट और बद्री केदार को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का काम शुरू करवाया है। उत्तराखंड देवभूमि और पर्यटन राज्य है। पीएम मोदी इसी को आधार मानकर योजनाओं को सिरे चढ़ा रहे हैं। कुमायूं क्षेत्र में लीपू पास तक सड़क बन रही है। हवाई सेवाओं का विस्तार पर्यटन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और भी कई योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर चल रही हैं। उत्तराखंड में 2011 से लेकर अब तक करीब हर साल आपदा आ रही है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य को नुकसान पहुंचाया है। केदारनाथ आपदा में हजारों लोग मारे गए थे। उत्तराखंड में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में औसतन 1000 लोग मारे जाते हैं। उत्तराखंड से फौज में जाने वालों के लिए यहाँ का युवा सबसे आगे खड़ा मिलता है। यहाँ घर घर में देश रक्षा में वीरता की कहानी सुनाई जाती है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चुनौती बेरोजगारी और यहाँ से हो रहे युवाओं के पलायन को लेकर है। पहाड़ों में रोजगार न होने, अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होने के कारण लोगों ने मैदानी क्षेत्रों की तरफ रुख कर लिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी को ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों इसी राज्य के काम आएगा। पीएम मोदी ने राज्य की दामी सरकार को भी इसी विजन पर काम करने को कहा है। पहाड़ों में चकबंदी लागू करने की मांग कई सालों से लंबित है। जमीन के दस्तावेजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। नौजवान पीढ़ी चाहती है कि पहाड़ के लिए नया भू अध्यादेश बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। असम के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में बढ़ने से देवभूमि में जनसंख्या असंतुलन पैदा हो गया है।